हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था हमें? कल मैंने अफगानिस्तान करा दिया था। अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी भाषा कौन सी बोली जाती है और मुद्रा क्या है वहां की? ठीक है। अच्छा, भारत ने अफगानिस्तान में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, मतलब मुख्यतः कौन कौन से काम किए हैं? हाँ, भारत ने क्या काम करवाया है? हाँ, सलवा डैम बनवाया है और विमान और संसद भवन बनवाया है। ठीक है। विमान का कुछ स्ट्रक्चर दिया गया था उनको कि कैसे बनाया जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी दी थी भारत ने, और कुछ विमान ऐसे ही उपहार के तौर पे उनको दिए थे ताकि वो अपना रोजमर्रा का काम चालू कर सके। ठीक है। आज हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। सबसे पहले मैप में आपको पता होना चाहिए मालदीव कहां है। तो मैंने सार्क में आपको 8 देश दिखाए थे। 8 देशों का एक संगठन था सार्क, जिसकी स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी अक्षय? सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। सही बता रहा है? आप लोग पढ़ के नहीं है? 56, 1956 में। अफगानिस्तान ने इस्लामिक स्टेट अपने आप को घोषित किया था कि मैं एक इस्लामिक स्टेट हूं 1956 में। सार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1985 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1985 ईस्वी में हुई है। ठीक है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? चलिए, आज हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। ठीक है। मालदीव, मालदीव की लोकेशन जानने से पहले मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पर सबसे ज्यादा अधिक लोग भारत के ही रहते हैं। ठीक है। भारत, अब देखो, जो भारत है उसी के जस्ट नीचे है मालदीव। कहां पे है मालदीव? मैंने याद कराते समय आपको बताया था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया था? बताए थे। तो नेपाल, आप श्रीलंका के नीचे अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो मालदीव आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब आज हम मालदीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। अब देखो, मैंने अभी एक पॉइंट आपको बताया था कि मालदीव एक, जानते हो एक क्या है? आइलैंड है, द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों से मिला के बना हुआ है मालदीव। एक बात बताओ, वहां पर सबसे ज्यादा कौन से लोग जाएंगे? जो ज्यादा पास होगा। देखो, श्रीलंका के लोग उतना, मतलब वो अपने में ही इतना बिजी रहते हैं। भारत के लोग थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद करते हैं, बाहर जाके कमाना पसंद करते हैं। तो मालदीव में सबसे ज्यादा किसका वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा? तो आप ये देखेंगे कि मालदीव के पास कोई भी बड़ी कंट्री नहीं है। कोई भी बड़ी कंट्री नहीं है, ना इधर से है ना इधर से। चारों तरफ से जंगल, और जो सबसे ज्यादा है वो किसकी है? भारत ही है। तो भारत के लोग यहाँ पे क्या करने जाते हैं? अपना व्यापार, काम वगैरह कुछ भी करने जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में जाते हैं। तो वहां पर जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है? रुपया चलती है। क्या चलती है? रुपया। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, मालदीव में वहां का अपना रुपया चलता है, अफगानिस्तान में अफगानी रुपया चलता है। मतलब हर जगह पे प्रेजेंट टाइम में जितने हैं सब में क्या चलता है? रुपया चलता है, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? तो भाषा यहाँ पर दिवही बोली जाती है। क्या बोली जाती है? दिवही बोली जाती है। दा में छोटी की मात्रा, वाह में एक की मात्रा और हा में बड़ा की मात्रा क्या हो जाती है? दिवही बोली जाती है। क्या बोली जाती है? दिवही बोली जाती है। ठीक है। अब देखो, मैंने कुछ 2-3 जीएस के क्वेश्चन लिखे मालदीव से, बस इतने ही क्वेश्चन। मैंने बहुत घसीट के राजधानी पूछेगा या फिर उसमें भाषा पूछ लेगा या उसकी मुद्रा पूछ लेगा, और ये कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है आपको वही बस मालदीव पे, इससे ज्यादा आपसे कोई चीज नहीं पूछेगा। तो क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि नक्शे में आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मालदीव है कहां पे। तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश के अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? मैंने ये बात आपको बताई भी है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है और एशिया में भी तो पड़ता है ये। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो फिर चाइना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। क्योंकि रूस जो है यूरोप और भारत, यूरोप और एशिया दोनों में क्या होता है? बराबर बराबर बढ़ जाता है। इसकी राजधानी कहां पे पहुंच जाती है? यूरोप में। ठीक है।
भारत और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? चैनल समझते हो कि नहीं समझते हो? चैनल मतलब होता है कि मैंने अपने पूरे ग्लोब को हमने अक्षांश और देशांतर में बांटा है। तो ये खड़ी वाली लाइनें आपकी क्या होती है? देशांतर होती है। पड़ी वाली लाइनें आपकी क्या होती है? अक्षांश होती है। भूमध्य रेखा कितनी डिग्री से जाती है? 0 डिग्री से जाती है। कर्क रेखा कितने से जाती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री से जाती है। तो वहीं पर ऐसे ही जो डिग्री में लाइनें खींची गई है ना, उसमें से एक लाइन है जो मालदीव और श्रीलंका के बीच में है, वो कितने डिग्री का चैनल, उसी को हम लोग चैनल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। उसमें लिखा होगा, देखो ध्यान से देखो, अगर होगा तो यहाँ पे इस बड़े वाले मैप में तो नहीं है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के जस्ट बीचों बीच से जाता है। तो आप सीधा सीधा एक क्वेश्चन यही कर सकता है कि भारत और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो आप क्या बताओगे? 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, तो मालदीव में आपको इतने ही क्वेश्चन बनेंगे जो जीएस के होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। पहले राजधानी क्या है? माले है। मुद्रा इसकी रुपया है। भाषा देवही है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश की बात करूं तो वो मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की बात करूं तो रूस है। इसी के बाद इसको हम लोग चाइना का रूप ले लेते हैं। चीन, हम चीन भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर में चीन आता है। अगर पूरी तरीके से पूछे तो आप चाइना बता सकते हैं, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से कहां पे है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो भारत और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, चैनल अभी बताया नहीं बताया क्या? ये अक्षांश रेखाएं हैं बाबू। देखो भूमध्य रेखा ये गई है कि नहीं? ये 0 डिग्री गई है, फिर 1 डिग्री इसके ऊपर, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, और इसी तरीके से 8 डिग्री यहाँ पे गया है। अब समझ में आया? फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 11, 12, 13, 14। हाँ ठीक है, फिर ये बढ़ते 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 23.5 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। तो 23.5 डिग्री को हम लोग क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा बोल देते हैं। ये लिखी हुई है कर्क रेखा, ये है 23.5 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है। इस तरीके से डिग्रियां इधर 60, 50, 40 इस तरीके से डिग्रियां बांटी गई हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देश श्रीलंका देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। मालदीव हो गया, अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, सबसे पहले इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए मैप में कहाँ है। तो श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन किया करते हैं, आपने कभी भी इंडिया का मैप देखा होगा तो छोटे उस मैप के नीचे श्रीलंका को जरूर दर्शाया हुआ देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? इसके मोस्टली 2-3 कारण है। पहली चीज तो है, अगर मैं पुराणों से लूं तो रामायण और महाभारत वाला सिस्टम है। कुछ लोग वहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि श्रीलंका में ही लंकापति रावण रहते थे, तो भगवान राम ने इसको जीता। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। देखो, श्रीलंका को अगर अकेले छोड़ देता है भारत, अगर भारत अकेले अपना नक्शा दिखाता है, तो श्रीलंका इतना छोटा है कि वो पूरे विश्व के आगे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई है कि भारत कभी भी अपने नक्शे में हमेशा श्रीलंका को दिखाएगा ही दिखाएगा, ये और किसी को नहीं दिखाता। संधि हुई है ताकि वो उसका वर्चस्व और उसका अस्तित्व बचा रहे श्रीलंका का, नहीं तो इसको पहचानने से भी लोग इंकार कर देते हैं। तो बात समझ में आई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक संधि हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच में, इसीलिए तभी से भारत ने अपने हर एक नक्शे में श्रीलंका को क्या कर दिया है? दर्शाना चालू कर दिया है। ठीक है, और हम कह भी सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो आप देखो, जैसे बउआ पूछा था, अक्षय पूछा था कि ये छोटे छोटे बिंदु भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बॉर्डर में छोटे छोटे बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मैप में, ये क्या है? तो ये आपका द्वीप है, छोटे छोटे कोरल्स द्वीप है। कोरल समझते हो नहीं? शंख जानते हो? शंख, बड़ा वाला शंख नहीं, छोटा शंख अगर आपने कभी देखा होगा इतना, वो शंख कहाँ से बनता है? तो वो शंख समुद्र में रहने वाले एक जीव से बनता है। जीव की पीठ में उसी तरीके का शंखनुमा होता है, मतलब एक तरीके से उसका कवच कहा जा सकता है। जब उसको खतरा महसूस होता है तो उसी के अंदर क्या होता है? जैसे घुस जाता है। जैसे आपने कछुओं को देखा होगा, कछुआ तो जब ये मर जाते हैं, जैसे कछुआ मर जाएगा तो क्या वो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो भी खत्म हो जाता है क्या? वो तो खत्म नहीं होता है, वो रखा, मतलब वो तो ऐसे ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से कोरल्स भी जो होते हैं वो मरने के बाद अपना ये जो पीछे वाला वो होता है शंख, जिसको छोटा सा कहते हैं, वो छोड़ देते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जहां पर ये होंगे ना, फैमिली की फैमिली रहते हैं, करोड़ों अरबों एक ही साथ में आपको मिल जाए। तो जब ये मरते हैं ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक मरते चले जाते हैं, और धीरे धीरे समुद्र के नीचे जमा होते 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 एक समय क्या हो जाता है?
समुद्र के पानी से ऊपर दिखने लगते हैं। और जब समुद्र के पानी से ऊपर दिखने लगते हैं तो आपको पता होगा हवा के साथ बालू बालू और इसका क्या नाम है आपका धूल वगैरह उड़ती रहती है। तो इन्हीं में फंस फंस के कईयों साल का होता है, 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, 200 साल तक इनका निर्माण होता रहता है। और धीरे धीरे कोरल्स को मून देते हैं और वो जो धूल होती है उनके ऊपर क्या होती है, जम जाती है। लेकिन वो टिके किस में होते हैं, जानते हो किस में टिके होते हैं? उन्हीं कोरल्स में टिके होते हैं जो वो मर के खत्म हुए। तो उनका एक तरीके से अस्थिपंजर आप कह सकते हो। उन्हीं में आइलैंड क्या होते हैं, टिके होते हैं। लेकिन ऊपर आपको कैसा लगेगा कि जमीन है नॉर्मली। जमीन कहां से आई? तो कोरल्स जब जमा हुए पानी के ऊपर निकल आए तो हवा जो मिट्टी बहा के लाती है वो वहां पे फंस जाती है और धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है। आपने देखा होगा अरावली हिल्स, दुनिया का सबसे पुराना अगर पर्वत की मैं बात करूं तो अपने ही भारत में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक श्रेणी पाई जाती है जिसको अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये इतना पुराना है कि जब पृथ्वी बन रही थी तब का है ये। आज इसकी ये कंडीशन है कि इसको हवाओं ने इतना काटा है, इतना काटा है, इतना काटा है कि लुप्त के कगार में हो गया। सोचो हवाएं कितनी ताकतवर होती हैं। एक पहाड़ को भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से गायब कर दिया काट काट के। जब किसी चीज से रेगुलर टकराती रहती हैं तो उस चीज को काट देती हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं। आपने कभी देखा होगा जो हैंड पैप होता है तो बूंद बूंद उसका पानी चूता रहता है, तो उसके नीचे देखना एक अजीब सा गड्ढा हो जाता है। कैसे गड्ढा हो जाता है पता है? वही बूंदे चू चू के क्या कर देती हैं, आपकी गड्ढा बना देती है। सीमेंट को भी काट देता है कौन? पानी। ठीक है, उसी तरीके से हवा भी पानी कंपेयर टू जल्दी काटता है, लेकिन हवा कम काटती है। लेकिन बहुत सालों बाद अगर देखा जाए तो एक लंबा चौड़ा समय अगर बिताया जाए, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, तो ये भी पहाड़ को भी काटने की क्या रखती हैं, क्षमता रखती है। ठीक है, तो यही पहाड़ से अरे आप अपने ऐसे कमरे में देखा होगा जो पूरी तरीके से बंद है फिर भी वहां धूल आ जाती है, तो कहां से आती है? हवाओं के माध्यम से आ जाती है। तो उसी प्रकार से इन कोरल्स की जब मृतक शरीर ऊपर आ जाता है तो जो हवाएं धूल और मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं वो सारी फंसती जाती हैं और धीरे 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 क्या बना देती हैं, आपका नॉर्मल ग्राउंड बना देती हैं, जैसे हम लोग अपने मैदानी इलाकों में देखते हैं। और लोग फिर उनको क्या कहने लगते हैं? द्वीप कहने लगते हैं। छोटे छोटे होते हैं, कईयों किलोमीटर के हो सकते हैं या कुछ मीटर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो द्वीप दिखा करते हैं इन दोनों के बीच में। आप समझ में आया कि ये है क्या, इनका निर्माण कैसे होता है, कोरल्स के होता है। हालांकि जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, आपने अगर ये देखा होगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा कोरल्स का बना हुआ है, पूरा कोरल्स का बना हुआ है। ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए अब बात समझ में आई आपको? चलिए अब श्रीलंका की राजधानी सबसे पहले बताओ, कोई बता सकता है श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। क्या है? कोलंबो। अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया, यही रुपया ही चलता है। ठीक है, श्रीलंकन रुपया। ठीक है, अपना रुपया ही चलता है यहाँ पे। अगर मैं भाषा की बात करता हूं तो सिंहली और तमिल। अब यहां पर एक स्टोरी है तमिल लोगों की, देखो ध्यान से समझना। अगर आप भारत के मैप को अच्छे से देखोगे तो श्रीलंका के जो सबसे नजदीक राज्य पड़ता है वो श्रीलंका पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? श्रीलंका। तो अब एक बात बताओ, बीच में है छोटे छोटे द्वीप, तो आज जो मनुष्य होते हैं वो लोग जानते हो क्या करते रहते? छोटी छोटी नाव लेते हैं और कहीं इस आइलैंड में, कहीं उस आइलैंड में, कहीं इस आइलैंड में। धीरे धीरे हम लोगों की जो तमिल वाले लोग हैं ना, तमिल, ये लोग धीरे धीरे जाके जानते हो श्रीलंका के इस वाले मुहाने में जाके बस गए, ऊपरी वाले में। क्यों बस गए जानते हो? घूमने फिरने गए, देखा कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बारिश अच्छी होती है, खेती करने के लिए जगह बढ़िया है, तो उन्होंने सोचा यहीं बस जाया जाए। और जो श्रीलंका के निवासी थे जो वहां पे ही निवास करते थे वो भी वहां पे थे। तो एक हिसाब से धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे विद्रोह खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया यहाँ पे? विद्रोह। भाई आपके देश में अगर कोई दूसरे देश के लोग आएंगे तो आप लोग अपोज करोगे कि नहीं? सपोज करो पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ जाए तो क्या हाल होगा? दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, वही काम भारत के लोग तमिल जो होते थे वो लोग कहां पे जाके रहते थे? श्रीलंका में। तो वहां पर भी विवाद हो गया। आप समझ लो तमिलनाडु का एक संगठन बना जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम इसका पूरा नाम है। जो ये अस्तित्व में तब आया था, ये अस्तित्व में 1946 ईस्वी में आया था, 76 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1976 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसने क्या किया, देखते ही देखते अपनी आर्मी बना लिया, अपनी नौसेना बना लिया, अपनी वायुसेना बना लिया। सोचो एक संगठन, छोटा सा संगठन, अपनी नेवी, अपनी
एयरफोर्स, अपनी आर्मी, सोच सकते हो कितना बड़ा खतरा हो चुका होगा। और इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा था? भारत से मिल रहा था। अब भारत से सपोर्ट क्यों मिल रहा था, इसका भी एक बहुत बड़ी, भारत अच्छा लिखने का सपोर्ट क्यों कर रहा था, इसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भारत सपोर्ट इसलिए कर रहा था, देखो ये विश्व है ना, जो ग्लोब है हमारा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात समझना, जो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या करता है कि ये पूरे विश्व में अपने अपने जगह पे अपनी आर्मी रखे हुए है, जहां से ये पूरी दुनिया को क्या करता है, मोनेटाइज करता है, नजर रखता है। भाई यूएसए इतना पावरफुल क्यों हो गया? ऐसे ही पावरफुल नहीं है, इसकी आर्मी जर्मनी में आपको मिल जाएगी, इधर जापान में आपको मिल जाएगी, इधर अफगानिस्तान में अभी तक रही है, अफगानिस्तानियों ने भगा दिया है मार के, अफगानिस्तान में यहीं पे रही है, ठीक है। तो इसकी आर्मी मोस्टली हर जगह पे है जहां से ये काउंटर कर लेता है पूरे विश्व को, पहली चीज। तो आप बात समझना, देखो यहां पर चाइना था, भारत था, ये पूरा इलाका इसकी नजर से दूर जा रहा था, क्योंकि यहां पर भारत भी समझदार था। जब आजाद हुआ था भारत 1975-76 की मैं बात कर रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत का एक मानना यह था कि हम किसी के पास नहीं रहेंगे। मतलब दो विचारधाराएं, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो विचारधारा, दो पावरफुल देश निकल के आए थे, एक रूस निकल के आया था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका निकल के आया था। बात समझना यहीं पे। अब रूस चाह रहा था कि पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चले, अमेरिका चाह रहा था कि पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चले। इसको प्रथम दुनिया माना गया, इसको द्वितीय दुनिया माना गया, और ये प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो गई। जो रूस के पक्ष में छोटा मोटा देश जाता था उसको अमेरिका जाके धुन देता था, और जो अमेरिका की तरफ जो देश जाता था उसको रूस जाके धुन देता था। तो भारत के पास बड़ी विडंबना आ गई कि यार हम किसकी तरफ जाए, अगर हम रूस की तरफ जाते हैं तो हमें अमेरिका मारेगा, और हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रूस मारेगा। अकेले यहां पे सरवाइव करना ठीक भी नहीं है, नहीं दोनों मिलके मारेंगे कि ज्यादा दिमाग लगा रहा है, दोनों लोग एक कूच आ जाए। तो बड़ी दुविधा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो नेहरू जी भी पढ़े लिखे आदमी थे, दिमाग लगाया कि दुनिया में कम से कम 200-250 देश है, 200 देश तो है ही है, कुछ ना कुछ तो हमारी विचारधारा के मिलते ही होंगे। ऐसा करते हैं जो हमारी विचारधारा की हो उन सबको एकजुट लाते हैं, और एकजुट मतलब समझते हो, एक साथ लेके आते हैं और एक अपना नया संगठन बनाते, तीसरी दुनिया। ये बनी प्रथम दुनिया, वो द्वितीय दुनिया, हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे तृतीय दुनिया, जिसको कहेंगे गुट निरपेक्ष देश। हम किसी गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना तो हम अमेरिका के साथ ना तो हम रूस के साथ। तो अमेरिका दिमाग ये लगा रहा था कि हमें अगर यहां पे कहीं पर भी एक हवाई अड्डा मिल जाए जहां पर हम अपने रडार लगा सकें, जहां पर हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री रह सके, तो हम यहां पर भी जितने छोटे मोटे देश है काउंटर कर लेंगे, क्योंकि विद्रोह तो कहीं से भी हो सकता है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को जानता था, उसने देखो गलतियों से अमेरिका ने बहुत सीखा, इसीलिए आज दुनिया में राज कर रहा है। इसलिए उसने सीखा था, बात गौर समझना, कि छोटा सा देश था यहां पर, छोटे से देश से ही तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो अमेरिका चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हमें पूरी दुनिया में क्या करना है, काउंटर बना के रखना है। जहां पर विद्रोह होगा हम अपनी सैन्य शक्ति भेज के उसको दबा देंगे। बड़ा युद्ध का वही नहीं लेने देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे तृतीय विश्व युद्ध जैसा कोई महाविनाशक युद्ध हो। तो अमेरिका चाह रहा था कि यहां पर भी मुझे एक सैन्य अड्डा मिले ताकि मैं इन छोटे छोटे देशों पे नजर रख सकूं। पाकिस्तान बड़ा होशियार बन रहा था, पाकिस्तान बड़ा होशियार बन रहा था। उसने क्या किया कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें जमीन देते हैं। अमेरिका से कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जमीन देता हूं और यहां पे अपना बना लो। अब भारत को ये चीज नागवार लगी, भारत ने ऑब्जेक्शन किया। भारत ने कहा अगर पाकिस्तान अमेरिका को यहां पर अपना बेस बनाने के लिए जगह देगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको कहते हैं चुप्पी वाली धमकी दिया, थोड़ा खुल के नहीं दिया। खुल के दे देता तो अमेरिका का सीधा दुश्मनी किससे हो जाती, इंडिया से हो जाती। तो खुल के नहीं दिया। पाकिस्तान उस चीज को समझ गया कि भारत जो है, अगर हमने इसको जगा दिया तो भारत हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, पानी रोक देगा, ये कुछ भी कर देगा। तो उसकी पाकिस्तान में दाल उतनी गली नहीं।
अब उसने कहा कि ऐसा करते नेपाल को पकड़ते, या नेपाल में अगर हमें मिल गया सैन अड्डा तो इधर से चाइना को भी काउंटर कर लेंगे हम, और रूस भी बहुत पास ही पड़ेगा हमें, भारत को भी कुचल देंगे। यही है जो है नेपाल में वो कर रहा था, इसका क्या नाम है, पाकिस्तान में दिक्कत कर रहा था। तो हमारा सारे जितने एशिया के दुश्मन है सब बन जाएंगे। नेपाल में क्या किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भेजा, देखा कि नेपाल के लोगों को आंखों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चिम ध्यान रहा था इसे इसे देखा कर, उनकी आंखें नहीं पूरी खुलती हैं। हम लोग आंखें दिखा दे तो डरा के हार्ट अटैक से मर जाएं, जितने हम लोगों को बड़ी बड़ी आंखें हैं दिखा डाल, वो बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, पूरा सही से दिखता भी नहीं, बंटे बंटे होते हैं। तो अमेरिका ने देखा कि यार यहाँ आंखों की प्रॉब्लम बहुत है, 35-40 साल होते हुए तो इनकी आंखें बिल्कुल मुन जाती, खुलबे नहीं करती हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, भर भर के डॉक्टर भेज दिए, कहां पे, नेपाल पे, हॉस्पिटल बनवा दिया, मशीनें दिया, बढ़िया एडवांस मशीनें। नेपाल बिल्कुल खुश, अरे बहुत बढ़िया कह रहे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अमीर आदमी की ना तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना तो दोस्ती। अगर अमीर आदमी आपके पास आके आपसे हेल्प मांग रहा है तो ये बात मान लेना कि उसके पीछे कुछ ना कुछ आपसे भी वो चाहेगा, फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं देता है। नेपाल को लगा अरे अमेरिका, हमारा अमेरिका जैसा बड़ा देश हमारा सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल खुश। नेपाल कहा था जो चाहिए तुम मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। अमेरिका ने कहा देखो ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, पैसा तुम्हें हम खूब देंगे, हमको एक तो छोटा सा अपना बेस बनाने का अड्डा दो। अरे नेपाल कहा था इतनी छोटी चीज, हमसे कितनी जमीन चाहिए आप बताओ। नेपाल बिल्कुल खुश। अमेरिका कहा था जमीन हमको ऐसे नहीं चाहिए फ्री में, हम उसका पैसा भी, अरे अमेरिका के पास पैसा की कमी है का, बहुत पैसा है भैया उसके पास, बहुत पैसा है अमेरिका के पास, बहुत पैसा है, इतना है कि दुनिया को खरीद सकता है, पैसा कमी नहीं है उसके पास, पैसा खूब दो, पैसा खूब लो, लेकिन हमें छोटा से देश बनाने का था। चाइना वहां से देख रहा था टुकुर टुकुर कि नेपाल जो है हमारे दुश्मन को प्रतिद्वंद, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस और चाइना की विचारधारा आपस में क्या होती है, मिलती है। तो अब चाइना को ये लगा हमारी बिल्कुल दरवाजे में अमेरिका को बैठा रहा है, हमें चाइना को ये चीज नागवारा लगी। चाइना ने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं, तुम आतंकवादी को घुसोड़ दिया। चाइना से माओवादी, पहले यहां माओ का शासन था तो उनको क्या कहा जाने लगा, माओवादी को घुसोड़ दिया, और वही माओवादी कहां घुस गए, आके भारत में घुस गए। तो आज भी माओवादियों को सुनने को मिलता रहता है आपको, ठीक है। अब यहाँ देश विद्रोह चालू हो गया, देश की जनता ही एक दूसरे को मारने लगी। अब विद्रोह मतलब होता क्या है, चार आदमी खड़े होके इस सरकार को पलटा दो, ये कर दो, वो कर दो, भीड़ तो ऐसे ही चली आती है लोग देखने की, अरे क्या होने लगा, वो ऐसे टुकुर टुकुर, उनसे कोई मतलब नहीं रहता कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा उन्हें नेता ही तो, नेता को जानते आनते नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनका इसे देखें चले आएंगे, हाँ भीड़ का देख के भीड़ आती है। पूरा तख्ता पलट करवा दिया यहाँ पे नेपाल पे। नेपाल कहा था भैया हम आपको नहीं दे पाएंगे, हमारी जनता भूखों मर जाएगी, इस तरीके से हालात रहेंगे, तो आप अपना बोरिया बुस्करा उठाओ जाओ। चाइना अमेरिका का वहां से भी दाल ना गले। चाइना को लगा, अमेरिका को लगा यार यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ से चाइना से दूर है, चाइना से कोई मतलब नहीं है, नीचे कोई देश, आस पड़ोस का कोई देश नहीं है, भारत उतना ज्यादा खुल के विरोध नहीं करेगा। श्रीलंका को पुटियाते हैं, श्रीलंका को भर भर पैसा दिया। देखो किसी भी ललचाना हो, पैसा दे दो कुछ भी कर देगा। लोग कहते हैं कि तुम्हें खरीदने की औकात नहीं है, अरे कीमत सही लगाओ तो बिकने का तो सबको ही बिक जाता है, कीमत सही होनी चाहिए। श्रीलंका को खूब पैसा दिया अमेरिका ने, और पैसा देने के बाद जानते हो भर भर श्रीलंका बिल्कुल खुश, कहा ठीक है बनाओ बेस हमारे पास। अब रशिया को टेंशन होने लगी कि अगर यहाँ पर इसने बेस ले लिया तो जो, अब देखो ठंडियों के दिनों में इधर का पूरा एरिया जम जाता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में चला जाता है तो पूरा जम जाता है, तो रूस इधर से आ नहीं पाएगा। बाई चांस अगर ये इधर से जा सकता है क्योंकि इधर तो पूरा पानी है, लेकिन वहां पे बर्फ जम जाती है तो वो उधर से आ नहीं पाएगा। तो ठंडियों के दिनों में रूस का केवल एक ही जगह बचती है, यहां से आने के बाद ऐसे मलक्का स्टेट से होते हुए ये हिंद महासागर में आ सकता है। और सोचो अगर यहाँ पर श्रीलंका अपना बेस बना लेता, यहाँ पर यूएसए अपना बेस बना लेता तो रेडार लगा देता, और जो भी पनडुब्बी, जो भी लड़ाकू विमान कुछ भी यहाँ पे आते तो पहले पता लग जाता। वो 10 तो लगा देता इधर, वो अगर 4 लेके आ रहा है तो 10 लगा देगा, 15 लेके आ रहा है 20 लगा देगा यूएसए। रूस बड़ी टेंशन में आ गया। रूस जो बोला भारत से, देखो आज तुम हमारी मदद करो
दुनिया में तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। भारत ने कहा देखते हैं, हम कुछ करते हैं, कुछ तो करेंगे ही। हम हाथ फैला के हमसे भीख मांगे हो तो कुछ ना कुछ तो देंगे। तब भारत ने कहा किया कि देखा कि यार यहाँ तमिल तो रहता है, इसी को भड़का देते हैं। तो तमिल को भड़का दिया इन्होंने। भारत पैसा दे रहा था किसको? तमिल को। और तमिल जो है, लिट्टे जिसको कहते हैं, हम लोग जो यहाँ तमिल रहते थे ना, लिट्टे, इन्होंने अपना संगठन बना लिया। ये कह रहे थे हमको अलग देश चाहिए, श्रीलंका को विभागों में बांटने। वो खुद भी डर रहा है ये दाना इतना बराबर है, उसको कहते विभागों में बांटो। श्रीलंका टेंशन मार का, यार हमको दुई का बांट देवे तो हमारे पास रही कहा जाइए, कुछ भी तो नहीं रह जाएगा। श्रीलंका बड़े टेंशन में आ गया। श्रीलंका कहते देखो बंटवारा नहीं होगा। अब लिट्टी इतना ज्यादा मजबूत होता चला गया, इतना ज्यादा कि बताओ खुद की आर्मी बना लिया उसने, खुद का एयर फोर्स हो गई उसके, खुद के जहाज हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका के जो मूल निवासी थे, जो ये थे, इसका क्या नाम है, सिंगली बौद्ध यहाँ पे रहते थे, सिंगली लोग जो थे, अब ऐसा लग रहा था कि लिट्टे कह रहा है अब हम तुम्हें अलग करेंगे, हम नहीं अलग होंगे तुमसे, अब हम तुम्हें अलग करेंगे। मतलब ये मान के चलो 70% एरिया लिट्टे ने कब्जे में ले लिया, 30% में केवल सिंगली रह गई। श्रीलंका को धीरे धीरे समझ में आ गया कि अभी नेपाल हम कुछ आया है, पाकिस्तान इधर कुछ आया था, अब हमारी बारी है, हमको भी यहाँ से यूएसए को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। उसने यूएसए को भगा तो दिया, लेकिन जो संगठन बना हुआ था वो संगठन क्या चुप बैठेगा क्या? अब भारत के पास एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। देखो आग हमने दूसरे के घर पे लगाई है, धुआं तो हमारे घर में भी, लपट हमारे घर में भी आएगी कि नहीं आएगी? भारत को ये शक था कि अगर इन्होंने श्रीलंका पे लिट्टे ने विजय पा लिया तो तमिल तो यहां पर भी रहते हैं, कुछ दिन में कहिए कि हमका भारत से अलग करो, भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। भाई देखो यहां पर एक भाई दूसरे देश में जाके इन्होंने दूसरे देश को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, तो खुद के देश में लेना, विद्रोह करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या तमिल लोगों के लिए? कुछ नहीं है। भारत को ये दूरदर्शिता समझ में आ रही थी, तो भारत ने ऐसा किया कि श्रीलंका ने कहा, देखो भारत ने फिर कॉन्फ्रेंस किया कि देखो यूएसओ को यहां से भगा दो, लिट्टे को हम खत्म कर देंगे लिट्टे को। अमेरिका, श्रीलंका ने कहा ये बात पहले कही देते तो हम पहले ना उसका भगा देते, कहा अपनी दुर्दशा कराते, जाने के करोड़ों लोगों को मार डाला था लिट्टे ने, करोड़ों लोग। बता तो रहे, ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके जाता था, उसमें वो दुनाली लगी हुई थी, गन गज 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 सब कुछ घर, समझ लो इतनी बड़ी बड़ी उनकी गोलियां होती हैं, समझ लो जब फेंकेंगी ना तो पूरा नीचे तक हो जाती हैं। जो हेलीकॉप्टर की गोलियां होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, बहुत रफ्तार से आती हैं, तो ऊपर से जाता था गोली चलाते हुए तो पूरा सब खत्म, विनाश करता चला जाता था। तो श्रीलंका ने कहा कि पहले बता देते तो हम, हमारे लोगों की जान माल इतनी क्यों खत्म होती, मतलब इतनी होती। भारत ने कहा तुम अभी भगाओ तो हम अभी इसको शांत कर देंगे। राजीव गांधी थे उतने समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया कि लिट्टे को भगा दिया, मतलब यूएसए को भगा दिया इन्होंने कि भैया जाओ, हम देख रहे हो वहां कितनी छीछा लेदर है, हम खुद ही अलग होने के कगार में, हम आपको क्या देंगे यहाँ पे। तब भारत के जो है यहाँ के अपनी लगा के एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री का उतार के लिट्टे का पूरी तरीके से क्या कर दिया, ध्वस्त। अब जो लिट्टे के लोग थे ना, जो तमिल, उनको दो चीजें बहुत खली। पहली कि यार एक हमारे ही देश ने हमें ही धोखा दिया, भाई तमिल हमारे ही देश के थे, हमारे ही देश के लोगों ने हमें ही धोखा दिया और पहले सपोर्ट किया, दोबारा हमें मारा बाद में, हमारे साथ तो डबल धोखा हो गया, कसम खा लिए। तो वहां अब तभी राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी, एक औरत अपने वही लिट्टे वाली थी, एक औरत अपने शरीर में बम बांध के लेके आई थी और राजीव गांधी से मिलने गई और राजीव गांधी को अपने सुंधा ही उड़ा दिए थे कि लिट्टे को खत्म क्यों किया। तब भारत ने लिट्टे को खत्म किया, तब श्रीलंका ने चैन की सांस लिया। तो इसीलिए कभी भी भारत को जरूरत होती है तो कोई खड़ा रहे, चाहे ना खड़ा रहे, रूस जरूर खड़ा रहता है। S-400 अभी रूस ने हमें दिया है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बनाता, अग्नि 5, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब की टेक्नोलॉजी हम लोग कहां से लेके आए, बनाया हम लोगों ने, लेकिन टेक्नोलॉजी कहां से लेके आए, यूएसए ही देता है हम लोगों को। तरह तरह के जो इंजन होते हैं, फाइटर विमान के इंजन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को टेक्नोलॉजी कहां, ये तो कुछ नहीं देता, बहुत दोगला इंसान है यूएसए की, बहुत दोगला।
रूस की एक बात कहेंगे, वो कैसा भी है, खराब है, अच्छा है, पुतिन कैसे भी है, लेकिन भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा है उन्होंने। जब कभी दिक्कत हुई है तो हमेशा साथ खड़े रहे हैं। ठीक है, तो लिट्टे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, भाषा सिंगली और तमिल बोली जाती है। अब श्रीलंका से कुछ जो जीएस के क्वेश्चन बनते थे उनको देख लेते हैं। पहला, श्रीलंका का आकार कैसा है? तो ये आपको आकार कैसा लग रहा है बताओ? जब आप रोते हो तो आपके आंसू इसी प्रकार से गिरते हैं कि नहीं, ऊपर ऊपर पतले नीचे मोटे, इसी तरीके से। तो ये आपका श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसू के आकार का। कैसा है? आंसू के आकार का है। श्रीलंका को आजादी कब मिली थी? कब आजाद हुआ था श्रीलंका? तो श्रीलंका आजाद हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्या हुआ था? श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है? तो श्रीलंका के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो चाय का निर्यात करता है और पर्यटन उसके पास बहुत है। अब देखो चारों तरफ समुद्र होगा तो सोचो देखने में कितना अच्छा लगेगा, लोग घूमने जाएंगे। जो यहाँ पे यूरोप वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे भीषण ठंडी पड़ती है, तो गर्मियों में यहाँ पे क्या आते हैं? द्याव सेकने आते हैं, धूप का आनंद लेने आते हैं ठंडियों के मौसम में। ठीक है, कहां से? वहां से। तो इनका जो जीडीपी चलती है कहां से चलती है? मुख्यतः चाय को बेच के और जो लोग घूमने आते हैं उनसे। ठीक है, तो श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है? तो मुख्य फसल है चाय। ठीक है, हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? देखो ये पूरा हिंद महासागर है कि नहीं हमारा, इसमें आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है? मोती जैसा श्रीलंका ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो श्रीलंका हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीनोल था। क्या था? सीनोल। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सिंगली बौद्ध रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा था क्या? सीलोन। ठीक है, महावली गंगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गंगा नाम सुन के लोग क्या लगा देते कि ये भारत की नदी होगी। जो ये महावली गंगा है ये भारत की एक्चुअली में नदी नहीं है। ये कहाँ की नदी है? श्रीलंका की मुख्य नदी है। किसकी मुख्य नदी है? श्रीलंका की मुख्य नदी है, जिसकी लंबाई आपकी 335 किलोमीटर है। लंबाई थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है आपकी, बाढ़ के दिनों में बढ़ जाती है और गर्मियों के दिन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, महावली गंगा ये कहाँ की मुख्य नदी है? तो ये श्रीलंका की मुख्य नदी है। कहाँ की है? श्रीलंका की मुख्य नदी। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह, ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये एक ऐसा बंदरगाह है जिसको डेवलप, बंदरगाह मतलब समझते हो समुद्र के किनारे का वह क्षेत्र जहां पर जो समुद्र में चलने वाले शिप, उनके बारे में उनके लिए सारी मशीनें, सब चीजें सुधारने का, माल उतारने का, मतलब पूरी तरीके से सब चीजें वहां पे उपलब्ध हो, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रिपेयर कर सके पूरी चीज। तो हम्बनटोटा बंदरगाह है, इसको कौन डेवलपमेंट कर रहा है? तो इसको चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, चीन कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन, जो भारत के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। चाइना हमारे यहाँ आके बैठ चुका है, सोचो। अब वो अगर लड़ाई होगा तो ऊपर से तो ये कूचेगा, नीचे से भी कूचेगा, भारत तीन तरफ से क्या हो जाएगा? घिर जाएगा। ठीक है, हालांकि भारत वाले ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग और उससे 4 कदम आगे हैं। ठीक है, तो और ये कितने साल के लिए लीज पे लिया है? 99 साल के लिए। कितने साल के लिए? 99 साल के लिए इसने क्या किया? लीज पर लिया। लीज मतलब समझते हो, पैसे दे दिए हैं। कितने साल के लिए पैसे दिए? 99 साल के लिए पैसे दिए। ठीक है, बात समझ में? लिट्टे आपको समझ में आ गया होगा। श्रीलंका से जो मैंने मुख्य चीजें बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यही रखते हैं, बाकी बातें करते हैं कल हम लोग किसकी बात करेंगे? तो अब हम कल नेपाल के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका के बाद कौन सा देश आता है हम लोगों का? नेपाल। तो कल नेपाल के बारे में बात करेंगे। चलिए, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।